Very good afternoon. Uh, Hi everyone. How are you all? So I wish you all are fine and enjoying at your home. So first of all, happy Ambedkar Jayanti because of the Constitution of India was written by Dr. Bhimrao Ambedkar ji, and today is the 131st birthday. So today, what we are going to discuss, we will discuss about the question and answers of the chapter that is fuel, one of the important chapter of the chemistry that has asked in the competitive examinations, right? तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूल के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ना? तो प्लीज जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉलेज। एंड इफ यू डू हैव एनी क्वेरीज, कोई क्वेरी है तो आप इस गिवन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी क्वेरीज। ओके, नाउ सो मूविंग फॉरवर्ड। सो आज हम बात करने वाले हैं, केवल क्वेश्चन एंड आंसर्स पे डिस्कशन होगा हमारा, राइट? वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि ईंधन टॉपिक या इससे रिलेटेड है। सो सबसे पहली चीज, अगर मैं ईंधन के बारे में बात करूं बिफोर प्रोसीडिंग द क्वेश्चन, तो बेसिकली ईंधन होते क्या हैं? ऐसे पदार्थ जो दहन के बाद ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं। क्या करते हैं ईंधन? दहन के बाद क्या देते हैं आपको? ये ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा व थोड़ा बहुत प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं आपको बेसिकली, जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में कर पाते हैं। ठीक है, तो इस पर संबंधित प्रश्न नंबर 1, वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं बेटा हम ईंधन। दैट आर कॉल्ड फ्यूल, जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। मेन क्या है? ईंधन क्या करेगा? दहन के बाद ऊष्मा प्रदान करेगा। ठीक है, चलो सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं सभी ईंधनों में किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो जितने भी ईंधन हम देखते हैं, उनमें सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है हाइड्रोजन का। और यहीं पर एक चीज देखिए, आ गया, नीचे ही आया हुआ है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल। If we see, so what we can say this future fuel of the coming country, that is hydrogen. Okay, so सभी ईंधनों में ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन क्या रहता है आपका? ईंधन हाइड्रोजन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रॉकेट ईंधन के रूप में उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वलकों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सब रॉकेट प्रणोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में उपयोग में आने वाले ईंधन हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन द्वारा। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे आधार समझ लो, इनका आधार होता है अलग अलग क्वथनांक। क्या होता है आधार? अलग अलग क्वथनांक इनका आधार होता है, जिस आधार पर हम कच्चे पेट्रोल से अलग अलग उत्पाद प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, ईंधन व स्पिरिट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईंधन या स्पिरिट के रूप में हम पेट्रोल या गैसोलीन का प्रयोग करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी पर जरूर नोट करके रखें। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपसे पूछे जाने वाले हैं। आइए, अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे के उत्पादन में
किसका प्रयोग किया जाता है? संश्लेषित रेशा नेप्था, नेप्था का प्रयोग होता है, नेप्थिलीन, है ना। तो नेप्था का प्रयोग किया जाता है संश्लेषित रेशों के उत्पादन में। लैंप या स्टोव जलाने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लैंप जलाया होगा, या जो स्टोव पे खाना पकाते रहे होंगे, पुराने टाइम पे महिलाएं करती थी। तो किसमें भैया? केरोसिन, यानी मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तेल में ऐसा होता है। स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्नेहक तेल तथा पेट्रोलियम जेली का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम जेली पर याद आता है कि ये जो पेट्रोलियम जेली है, ये पेट्रोलियम जेली एक जगह और यूज होती है, वो है वैसलीन। अगर आप याद करिए तो वैसलीन है आपके पास, जहां पर आप ये चीज देख पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। सड़क बनाने में किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? तो सड़क बनाने में मुख्यतः हम कोल तार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कोल तार का। बेसिकली ये कोल तार एक जीवाश्म ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन जिसका नाम है कोयला। ठीक है, कोयला से प्राप्त होने वाला है कोल तार। ठीक है, इसको बल्कि यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। सड़क बनाने में पेट्रोलियम उत्पाद की जगह इसको होना चाहिए था कोयले के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? तो कोयले को जब ऑक्सीजन की कमी में गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, तो कोल तार, और हमें यहाँ पर प्राप्त होता है कोक, और हमें यहाँ पे प्राप्त होता है कोल तार, कोक और कोल गैस। ये तीन चीजें हमें कोयले से प्राप्त होती हैं, कोक, कोल गैस और कोल तार। चलिए अगला देखते हैं। डीजल ईंधन में ईंधन किस रूप में प्रयोग होता है? डीजल ईंधन में, डीजल इंजन में ईंधन के किस रूप में किसका प्रयोग होता है भैया? डीजल, नाम में लिखा है डीजल। आइए, मोमबत्ती व जल रोधी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पैराफिन वैक्स का। किसका? पैराफिन वैक्स। ये जो मोमबत्ती हम यूज करते हैं दिवाली पे, हम इनमें किसका प्रयोग करते हैं? पैराफिन वैक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आते हैं। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? सबसे निम्न मतलब सबसे गंदा कोयला। तो सबसे गंदा कोयला होता है पीट कोयला। कोयले की बेसिकली चार पाई जाती हैं अलग अलग क्वालिटीज। पीट कोयला, लिग्नाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट, ठीक है भैया, और बिटुमिनस। बिटुमिनस। चलिए कैमरा ऑन कर देते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने कैमरा ऑफ कर रखा था आपका। खैर, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, ये चार अलग अलग कोयले होते हैं, जिनमें सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला माना जाता है पीट को, और घरेलू में यूज किया जाता है बिटुमिनस, या जिसको भूरा कोयला कहते हैं। और एंथ्रासाइट जो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, उसको हम एंथ्रासाइट कहते हैं। घरेलू कार्यों में यूज करने वाले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, फटाफट आगे बढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश की जाए। कोयले के किस प्रकार के कोयले में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है? कहाँ गया? हाँ, तो भूरा कोयला। ठीक है, भूरा कोयला। कोयले के किस प्रकार में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है? हो गया। कोयले के भंजक आसवन से कौन सी गैस बनाई जाती है? इस पर अभी हमने चर्चा की थी और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर कोल गैस मिलता है, कोल गैस। जब कोयले का भंजक आसवन होता है,
तो कोयले से 3 चीजें मिलती हैं। आपको मैंने बताया कोक, कोल तार या जिसको तारकोल कहते हो, और कोल गैस। द्रव ईंधन के महत्वपूर्ण उदाहरण बताइए। लिक्विड फ्यूल। तो आप बताओ लिक्विड फ्यूल, आपको तो पता है लिक्विड फ्यूल क्या होते हैं ना, तो जल्दी से बताओ भाई लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल कौन कौन से हो जाएंगे? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल, स्प्रिट, है ना, ये सब क्या है? लिक्विड फ्यूल है आपके। रसोई में प्रयुक्त होने वाली गैस कहलाती है एलपीजी, फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी किसका मिश्रण होता है? एलपीजी किसका मिश्रण होता है? अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एलपीजी मिश्रण होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। एलपीजी किसका होता है मिश्रण? ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। अब इसको याद करने का ट्रिक समझो। ट्रिक ये है बीपी। जब कभी कहीं पर एलपीजी का रिसाव हो, जब कहीं पर एलपीजी लीक कर रहा हो, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो बीपी, तो कौन सी गैस हो गई जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उलझन हो रही है गैस सूंघने पर? ब्यूटेन, बी से पी से प्रोपेन। लेकिन इसमें दुर्गंध नहीं आती, जिसके कारण आप बता नहीं सकते कि गैस लीक हो रही है या नहीं। तो इस चीज का पता लगाने के लिए हम यहाँ पर मिलाते हैं मिथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाते हैं हम यहाँ पर? मिथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं। यह एक सल्फर का यौगिक है। तो ये जो मिथाइल मरकैप्टन है, ये दुर्घटना से बचने के लिए लगाया, और इसकी दुर्गंध के लिए हमने एथिल मरकैप्टन, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, एथिल मरकैप्टन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दुर्घटना से बचने के लिए मिथाइल मरकैप्टन, सल्फर का यौगिक, एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन का यूज किया जाता है। थोड़ा सा शब्दों को सुधारना चाहूंगा यहाँ पर, एथिल मरकैप्टन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, घरों में प्रयोग में ली जाने वाली गैस किस अवस्था में होती है? ये जो एलपीजी का सिलेंडर आप लाते हो घरों में, इसके अंदर जो गैस होती है वो किस अवस्था में होती है? वो द्रव अवस्था में होती है। कभी भरी हुई टंकी को, भरी हुई सिलेंडर को जब आप हिलाओ, तो क्या दिखेगा? लिक्विड दिखेगा, द्रव दिखेगा। तो कौन सी गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है? तो भैया यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको समझना। इसका नाम है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, इसका नाम है क्या? प्रोड्यूसर गैस। आइएगा इसको जरा समझते हैं। दो तरीके की गैस आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, कौन सी गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई गई? प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला, इसको हम कहते हैं भाप अंगार, नहीं, वायु अंगार गैस। इसको एक नाम देते हैं वायु अंगार गैस। तो यहाँ पे क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस, ये दोनों मिलकर प्रोड्यूसर गैस बनाते हैं, और इसका निर्माण कांच एवं इस्पात उद्योग में होता है। ठीक है, इसका ऊष्मीय मान कितना होगा? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी इसकी? कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, ये कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1100 से 1750 किलो कैलोरी। 1750 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, पर किलोग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कौन सी गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है? तो प्रोड्यूसर गैस। इस प्रोड्यूसर गैस को दूसरा नाम दिया गया
वो नाम दिया गया है आपका वायु अंगार गैस, या इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, CO प्लस H2। इस गैस का प्रयोग ईंधन के किस रूप में होता है? कांच एवं इस्पात के उद्योग में होता है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है? 1100 से 1750 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस में ईंधन का काम कौन करता है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ईंधन का काम करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा, मैंने पेन कहाँ रख दी। ओके, तो प्रोड्यूसर गैस में ईंधन का काम कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगला है जल गैस का ऊष्मीयमान क्या होगा? जल गैस को ही कहा जाता है भाप अंगार गैस। क्या कहा जाता है? भाप अंगार गैस। जल गैस को ही क्या नाम दिया गया? भाप अंगार गैस कहा गया। और इसका फार्मूला होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये होता है, तो इसका ऊष्मीमान 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। इसका मतलब है कि भाप अंगार गैस जो है ये ज्यादा अच्छी होगी किससे? वायु अंगार गैस यानी प्रोड्यूसर गैस से अच्छी मानी जाती है। समझ में आ रहा है? आइए, केरोसिन ऑयल का ऊष्मीयमान कितना होता है? तो केरोसिन तेल का ऊष्मीयमान होता है 48 किलो कैलोरी, सॉरी किलो जूल, 48 किलो जूल। जल गैस का उपयोग हाइड्रोजन व अल्कोहल के निर्माण में किस रूप में होता है? अपचायक के रूप में। ईंधन का ऊष्मीयमान किसका निर्धारण करता है? ईंधन की कोटि का। ईंधन की कोटि का कहने का मतलब क्या है? कि जिसका ऊष्मीयमान जितना ज्यादा होगा वो ईंधन उतनी ही उच्च कोटि का माना जाएगा। बेसिकली ये जो ऊष्मीयमान है ये होता क्या है? 1 ग्राम ईंधन का दहन आपने किया, 1 ग्राम ईंधन का क्या हुआ? दहन किया, 1 ग्राम ईंधन का दहन किया। ठीक है, तो दहन से जो ऊर्जा मुक्त हुई है, 1 ग्राम ईंधन के दहन से जो ऊर्जा मुक्त हुई है, इसी को कहा जाता है आपका ईंधन का ऊष्मीयमान। और ये ईंधन की क्वालिटी को डिलीवर करता है, क्वालिटी को बताता है कि अच्छी क्वालिटी का ईंधन है या खराब क्वालिटी का ईंधन। ठीक, आइए अगला, जब अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पावर अल्कोहल। बेसिकली ये जो आप कहते हैं ना एक्स्ट्रा प्रीमियम, आप जब पेट्रोल भराने जाएं तो एक होता है नॉर्मल पेट्रोल, एक होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम यही है जहां ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। बेसिकली कैरोसिन जल्दी आग नहीं पकड़ता परंतु पेट्रोल आग पकड़ लेता है, क्योंकि पेट्रोल का ज्वलन ताप कैरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। अब यहाँ पर एक नया शब्द हमने देखा, ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है? वह तापमान जिस पे कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे। ठीक है, वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे या जिसका दहन प्रारंभ हो जाए उसे आप कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, या उसको आप कहते हैं ज्वलन ताप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन चक्की में ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? तो पवन चक्की में हवा चलेगी, हवा से टरबाइन घूमेगा आपका, तो गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। ईंधन में किसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? अभी हमने ऊपर भी किया था, शायद रिपीट हो रहा है, हाइड्रोजन का। ठीक है, ईंधन में हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर कि प्राकृतिक ईंधन में हाइड्रोकार्बन की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो प्राकृतिक ईंधन में हाइड्रोकार्बन की मात्रा होती है 95%। 95% हाइड्रोकार्बन की मात्रा पाई जाती है।
किसमें, नेचुरल ईंधन जो आपके हैं फ्यूल्स में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ओके, तो आज हमने यहाँ पर ईंधन से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की है। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे, इसको समझ में आएगा, और इसी तरीके से छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस की मैं दूंगा, जो आपके लिए मददगार होगी, आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा है, और जिन्हें भी पसंद आया हो क्रिएट का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा संख्या में लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग तैयारी कर सकें। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। आप सभी को टाटा बाय बाय।